हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी साझेदारी का पुनर्गठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों देखिए, आज से पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साझेदारी क्या होती है, फॉर्म क्या होता है। तो आई होप उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ताकि आपको यह जो चैप्टर है ये और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने से पहले जो हमारा पिछला चैप्टर था, यानी जो हमारा पार्टनरशिप चैप्टर था, उस चैप्टर को मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेट करूँगी। अब यहाँ बच्चों हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि साझेदारी क्या था। तो साझेदारी मैंने आप लोग को बताया था कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी व्यवसाय का संचालन करने के लिए उनके बीच एक समझौता होता है, और उस समझौते में जितने भी पार्टनर के बीच समझौता होता है वो सभी पार्टनर आपस में मिलकर इस बात को तय करते हैं कि उनके द्वारा जो व्यवसाय का संचालन किया जाएगा उस व्यवसाय में पार्टनर कितना अपना कैपिटल लगाएंगे, यानी कितना सभी पार्टनर मिलकर उस फॉर्म में अपना पैसा लगाएंगे, और जो फॉर्म लाभ कमाएगी या हानि जो होगा वह सभी पार्टनर मिलकर आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता था? साझेदारी कहा जाता था। लेकिन बच्चों यहाँ हम लोग को क्या जानना है? साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन जानना है कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए बच्चों, क्या है कि साझेदारों के मध्य एक समझौता के परिणाम स्वरूप ही किस चीज़ का निर्माण होता है? साझेदारी का निर्माण होता है। लेकिन अगर उनके बीच जो समझौता हुआ है, यानी पार्टनर के बीच जब एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में परिवर्तन आ जाता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? फॉर्म का पुनर्गठन, यानी साझेदारी का पुनर्गठन या साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन। देखिए बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक बार और इसको बताती हूँ कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता होता है और उस समझौते में किसी तरह का परिवर्तन आ जाता है, ठीक है बच्चों, समझौते में परिवर्तन आ जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि जब साझेदारी फॉर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए, तो इसे साझेदारी फॉर्म का क्या कहा जाएगा? पुनर्गठन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि जब साझेदारों के मध्य समझौता होता है तो उनके समझौते में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म जो है ना वह विद्यमान रहेगी, यानी फॉर्म में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि परिवर्तन किस चीज़ में आएगा? पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में आएगा। अब बच्चों देखिए, अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो साझेदारी फॉर्म होती है, यानी जो साझेदार होते हैं, तो उनके बीच जो समझौता होता है, यानी जो जितने भी एक फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं, तो उनके बीच क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। तो यह समझौता में परिवर्तन क्यों आता है? तो देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक फॉर्म का संचालन 3-4 पार्टनर मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक फॉर्म चल रही है, उसमें 2 पार्टनर हैं। ठीक है, 2 पार्टनर है, ए बी पार्टनर हैं, और यह चाह रहे हैं कि उनका फॉर्म क्या हो? डेवलप करे और विकास करे और आगे बढ़े। तो वह अपने फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक सी पार्टनर को भी वह चाहते हैं कि फॉर्म में हम प्रवेश करा लें, यानी एक न्यू पार्टनर को भी वह एंट्री देते हैं अपने फॉर्म में। तो जो सी पार्टनर है यह भी अपना क्या लेके आएगी? पैसा लेके आएगी, यानी यह भी अपना कैपिटल लेके आएगी। तब देखिए बच्चों, अब अभी तक फॉर्म में ए बी पार्टनर के बीच ही एग्रीमेंट था, लेकिन जैसे ही फॉर्म में सी पार्टनर आ जाती है, अब इनके बीच क्या होता है? इनके बीच अब जो समझौता होगा, यानी अब किनके बीच समझौता होगा? ए पार्टनर के बीच, बी पार्टनर के बीच और सी पार्टनर के बीच। तो इनके बीच अब क्या होगा कि एक अलग से एग्रीमेंट होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? उनके जो ए बी पार्टनर थे उनका जो पहले वाला समझौता था, तो सी पार्टनर के आने से उनके बीच जो समझौता था उसमें क्या हुआ? परिवर्तन आ गया। तो इसके परिणाम स्वरूप ही क्या होगा कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होगा। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, अब क्या है कि साझेदारी, अब आई होप बच्चों आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन या साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है, वही बात यहाँ लिखा है कि साझेदारी जो होता है वह ठहराव के द्वारा ही उत्पन्न होता है। यानी जब एक पार्टनरशिप होता है तो उसमें एग्रीमेंट का होना यानी समझौते का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठहराव का होना या समझौते का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उनके बीच समझौता नहीं होगा तो एक पार्टनरशिप बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि साझेदारी ठहराव किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने एवं उसके लाभों को आपस में बांटने के लिए किया जाता है। ऐसे साझेदारी ठहराव में किसी भी परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त हो जाते हैं और एक नया ठहराव क्या होता है, आरंभ होता है। अब देखिए बच्चों क्या है कि जब साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है तो उनके समझौते में परिवर्तन आ जाता है तो क्या होता है, पहले वाला जो एग्रीमेंट होता है यानी जो पहले वाला ठहराव होता है वह समाप्त हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बन जाता है। और ठहराव के परिवर्तन से साझेदारों के आपसी आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति फॉर्म तो चालू रहती है परंतु इससे साझेदारी फॉर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। बच्चों मैंने आपको ऊपर बताया था कि फॉर्म चालू रहेगी यानी जब दो पार्टनर के मध्य समझौता होता है और जैसे ही कोई नया पार्टनर एंट्री करता है या मान लीजिए किसी पार्टनर ने उस फॉर्म से अवकाश ले लिया या फिर किसी साझेदार का फॉर्म में मृत्यु हो गया तो फॉर्म क्या करेगा, यानी जो उतने भी फॉर्म में पार्टनर है तो उनके बीच जो समझौता हुआ है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म चालू रहती है यानी फॉर्म पहले की तरह ही विद्यमान रहती है, बल्कि साझेदारी में यानी साझेदारों के मध्य उनमें जो एग्रीमेंट है उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जब साझेदारी फॉर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, ठीक है, प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे साझेदारी फॉर्म का क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, फॉर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना यानी यह जो साझेदारों के मध्य जो समझौता होता है उनमें परिवर्तन आता है, यह फॉर्म को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है। फॉर्म जिस तरह से पहले चल रही थी उसी तरह से बाद में भी चलती रहेगी यानी साझेदारों के समझौते के परिवर्तन के बाद भी उसी तरह से चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, अब जो फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो फॉर्म का पुनर्गठन किस किस स्थिति में किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है कि फॉर्म का पुनर्गठन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, फॉर्म का पुनर्गठन किन स्थितियों में होता है या किन किन अवसरों पे होता है। तो जब फॉर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करते हैं यानी कोई न्यू पार्टनर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक फॉर्म में ए बी पार्टनर हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि एक फॉर्म में ए और बी क्या है, पार्टनर हैं, तो इनके बीच क्या है, एक एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप एक फॉर्म का गठन हुआ होगा। लेकिन जैसे ही कोई नया साझेदार, अब मान लीजिए कि न्यू पार्टनर सी है, ठीक है, सी कैसा पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, तो जैसे ही अब फॉर्म में सी का एंट्री होगा तो अब जो इनके बीच समझौता होगा तो वह ए बी और सी के मध्य होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, एक फॉर्म का पुनर्गठन होगा, क्योंकि अब जो ए बी साझेदार ने समझौता कर रखा था अब उनको अपने समझौते में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप ही एक फॉर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि वर्तमान साझेदार यानी जो फॉर्म में प्रेजेंट में पार्टनर हैं के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या बोला है कि जो फॉर्म में प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो पार्टनर हैं और उनके मध्य जो लाभ विभाजन अनुपात में अगर परिवर्तन आ जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए मान लीजिए कि किसी साझेदार यानी कोई भी साझेदार हैं फॉर्म में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु के परिणाम स्वरूप भी क्या होगा, फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा यानी साझेदारी फॉर्म का क्या होगा, पुनर्गठन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म में ए और बी क्या है, ए बी और सी पार्टनर हैं। ठीक है बच्चों, सी पार्टनर है। अगर मान लीजिए कि सी पार्टनर की मृत्यु हो गई तो अब फॉर्म में कितने पार्टनर बचे, ए और बी पार्टनर बचे।
तो अभी तक तो जो एग्रीमेंट हुआ था वह ए बी सी तीनों के मध्य हुआ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सी का मृत्यु हो गया तो अब फॉर्म में कितने पार्टनर बचे, ए बी पार्टनर बचे, तो अब ए बी पार्टनर के मध्य समझौता होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ समझौते में परिवर्तन आ गया, तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि दो साझेदारी फॉर्म का एकीकरण। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ मान लीजिए कि ए और बी एक फॉर्म में क्या है, एक फॉर्म में पार्टनर हैं, ठीक है, पार्टनर हैं एक फॉर्म में, ठीक है, एक फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए अब सी और डी भी एक अलग फॉर्म में पार्टनर हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इन दोनों का फॉर्म क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन दोनों ने एक समझौता किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, यानी फॉर्म जो ए बी जिस फॉर्म में पार्टनर हैं और जिस फॉर्म में सी डी पार्टनर हैं, इन दोनों को एक ही फॉर्म के द्वारा, यानी ए बी सी डी चारों मिलकर एक फॉर्म का गठन करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, यानी अब जो समझौता होगा वह ए और बी सी डी चारों मिलकर करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट और हो सकता है कि अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में भी क्या होता है, अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इस स्थिति में भी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म में राम और श्याम पार्टनर हैं, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम पार्टनर हैं, राम एंड श्याम पार्टनर हैं, और साथ ही उस फॉर्म में एक और पार्टनर है, कौन, मोहन भी पार्टनर है, ठीक है। तो मोहन के द्वारा फॉर्म से अवकाश ले लिया गया, ठीक है, उन्होंने छुट्टी ले ली, ठीक है, और अपना हिस्सा लेकर वह चले गए। तो अभी तक तो जितना भी काम हो रहा था, यानी जितना भी समझौता हुआ था वह तीनों ने मिलकर करा था, लेकिन अब क्या है कि अब मोहन अब फॉर्म से चले गए, यानी अब उनको फॉर्म से कोई मतलब नहीं रहा। तो अब किनके बीच समझौता होगा, जो राम और श्याम बचे उनके बीच समझौता होगा। तो अब किनके बीच समझौता होगा, राम एंड श्याम के बीच होगा, तो अब क्या होगा, इन लोग को मिलकर एक अलग समझौता करना पड़ेगा, यानी पहले जो समझौता ये लोग किए थे उस समझौते में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप भी क्या होता है, एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ नीचे वही चीज़ क्या है, एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है, ठीक है, डिटेल यहाँ एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि फॉर्म के पुनर्गठन किन किन अवसरों पे होता है। तो देखिए, नए साझेदार जब प्रवेश करते हैं, ठीक है, जब नए साझेदार प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म में अभय और अजित दो सब पार्टनर हैं, और वे एक नए पार्टनर को, यानी एक नया पार्टनर अमन है, उसको व्यवसाय में शामिल करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फॉर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए कि वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी प्रेजेंट में किसी फॉर्म के जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच जो लाभ विभाजन अनुपात है उनमें अगर परिवर्तन होता है तो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। जैसे कि यदि साझेदार अ और ब अपने लाभ विभाजन अनुपात को 2:1 से बदलकर अगर 3:1 कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक नया समझौते के अनुसार फॉर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्म में ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और उनके बीच लाभ विभाजन का अनुपात कितना बोला गया था, उनके बीच जो समझौता हुआ था उनमें बोला गया था कि वह लोग जो भी फॉर्म में लाभ हानि होगा उसका अनुपात 2:1 में वह अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों के बाद बोला कि नहीं, हम अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनमें हम चेंजिंग करेंगे, और अब हम इस रेशियो में नहीं करके अब हम लोग किस रेशियो में करेंगे, अब हम लोग 3:1 के रेशियो में करेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है कि वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या सेवानिवृत्ति पर। तो देखिए, जब कोई पार्टनर साझेदारी फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों के बीच नया ठहराव होता है, क्योंकि अवकाश ग्रहण करने के पश्चात शेष साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्म का पुनर्गठन होगा। बच्चों, मैंने ऊपर आपके साथ इस बात को डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है,
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट है कि साझेदारों की मृत्यु, यानी कोई फॉर्म में, मान लीजिए कि कोई फॉर्म में जितने भी पार्टनर हैं, अगर उनमें से कोई एक पार्टनर की मृत्यु हो गई तो फॉर्म का क्या होता है, पुनर्गठन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी पार्टनर हैं जो लाभ को अपने बीच 3:2:1 में विभाजित करते हैं, और मान लीजिए कि अब सी पार्टनर की डेथ हो गया, ठीक है, सी पार्टनर का क्या हो गया, डेथ हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो सब पार्टनर हैं उनका मृत्यु हो गया, तो अब जो ए और बी पार्टनर बचे वह अपने लाभ विभाजन को 5:3 में अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी उनके मध्य जो एक समझौता हुआ था उनमें परिवर्तन आया, जिसके कारण कि क्या होगा, फॉर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि दो साझेदारी फॉर्मों का एकीकरण जब होता है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होती है, फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। जैसे देखिए, फॉर्मों के एकीकरण की दशा में, देखिए बच्चों, फॉर्मों के एकीकरण की दशा में नए फॉर्म में साझेदार के संबंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है कि साझेदार के मध्य जो संबंध होता है उनमें परिवर्तन हो जाता है, और उनके लाभ हानि के अनुपात क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी जो उनके प्रॉफिट एंड लॉस के जो रेशियो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के, वह चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण एकीकरण से फॉर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। यानी जब दो फॉर्मों का एकीकरण होता है तो इस स्थिति में फॉर्म क्या हो जाती है, पुनर्गठन हो जाता है। एक फॉर्म में अ और ब क्या है, बराबर के साझेदार है, और स और द एक फॉर्म में साझेदार है, तो उनके बीच लाभ अनुपात कितना है, 2:1 है में बांटते हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए, यानी उनके बीच जो फॉर्म, यानी जो एक फॉर्म के पार्टनर थे और जो दूसरे फॉर्म के पार्टनर थे, उनके बीच क्या था, एक कंपटीशन था। लेकिन उस कंपटीशन को समाप्त करने के लिए इन्होंने अपनी फॉर्मों का एकीकरण और लाभों को बराबर बांटने का निर्णय किया। यानी अब ये लोग आपस में बोले कि हम लोग सारे लोग अब एक साथ मिल जाएंगे और सभी लोग अपना एक समझौते के परिणाम स्वरूप एक निश्चित रेशियो में हम लोग लाभ या हानि को बांटेंगे। तो इससे भी क्या होगा कि किसी फॉर्म का पुनर्गठन होगा, क्योंकि जितने भी साझेदार हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट था, तो उस एग्रीमेंट में क्या आया, परिवर्तन आया। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, एक बार हम समअप करते हुए देखते हैं कि आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, मैंने आप लोगों को आज के वीडियो में बताया कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ बताया कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक साझेदारों के मध्य समझौता होता है और उस समझौते में परिवर्तन आ जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन या फिर साझेदारों का पुनर्गठन। और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि फॉर्म का जो पुनर्गठन होता है यह किस स्थिति में हो सकता है, यानी फॉर्म का पुनर्गठन क्यों होता है। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अगर कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करते हैं, या फिर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई वर्तमान साझेदार के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाए, या फिर दो साझेदारी फॉर्म का एकीकरण हो जाए, या फिर कोई साझेदार फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर ले, तो उस स्थिति में क्या होता है, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।